हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे। माई सेल्फ आज़ाद नोटियाल, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट, आपका दोस्त और आपका अकाउंटिंग मेंटोर, आपकी अकाउंटिंग फैकल्टी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो मैं उस लेक्चर के साथ आप लोगों के साथ आज स्टार्ट करूँगा। राइट ना, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। बेटा, आप लोगों ने जो 11th में पढ़ा था वो बेसिक कंसेप्ट से अकाउंटिंग है, यानी अकाउंटिंग खड़ी उसी के ऊपर होती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं एडवांसमेंट आ चुका है। तो उस एडवांसमेंट की वजह से क्या है, आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। यानी अगर कंसेप्ट ढीले होंगे तो आप लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। राइट, कंसेप्ट क्लियर कराना मेरा काम है, बस आप लोगों को ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, उसे प्रॉपर वे में नोट करना है और प्रॉपरली रिवाइज करना है। राइट, दूसरी चीज़, मैं क्वालिटी एजुकेशन में बिलीव करता हूँ। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो चाहिए आप लोगों को, एज वेल एज आप लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी होना चाहिए कि प्रैक्टिकली वो चीज़ें रियल लाइफ में कैसे मूव करती हैं। राइट, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बच्चों ने गेस भी कर लिया होगा कि NPO एज इट्स नेम सजेस्ट कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। अरे ऐसी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है सर जिनका प्रॉफिट कमाना ही नहीं चाहती। बेटा, हर चीज़ प्रॉफिट्स पे ही या पैसों पे ही डिपेंडेंट नहीं होती। कई ऐसी संस्थाएं भी होती हैं जो सोसाइटी को कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहती हैं। बेनिफिट वो किसी भी वे में हो सकता है। तो हम इस चैप्टर में ऐसी संस्थाओं की ही अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। मैं यहाँ तक क्लियर हूँ आप लोगों को? ठीक, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो संस्थाएं जिनका मेन मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना है। सर्विस किसको? बेटा, वो पब्लिक को हो सकता है इन जनरल, वो किसी पर्टिकुलर मेंबर्स को हो सकता है, या और पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्संस को हो सकता है। एम आई राइट? तो आइए ज़रा कुछ चीज़ें देखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगेन मैं बता दूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सेकेंडरी में भी उसका प्रॉफिट अर्निंग हो सकता है। ऐसा क्यों भैया? बेटा देखो, ऐसा होता है कि मान लो आपकी कोई सोसाइटी है, उसके पास एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड को उसने रेंट पे दिया। हालांकि वो ग्राउंड जब सोसाइटी का है तो उसको सिर्फ यूज सोसाइटी मेंबर्स कर सकते हैं, लेकिन अब क्या हुआ, सब मेंबर से पूछिए, वो ग्राउंड हम लोगों ने रेंट पे दिया और वहाँ से हम लोगों को रेंट मिला तकरीबन 1 लाख रुपया। अभी जो 1 लाख रुपया है, क्या सोसाइटी ने इनकम करी या नहीं करी? तो सही। अब क्या ये इलीगल है? इलीगल नहीं है बेटा। बेटा देखो, उस सोसाइटी के बनने का मेन पर्पज़, वहाँ की जो फंडिंग आ रही है वो इट कैन बी ओनली यूज फॉर मेंबर्स ओनली। अब वहाँ से जो कमाई हो रही है, ऐसा नहीं है वो सब में बढ़ जाएगी, वो भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही यूज की जाएगी। राइट, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो नहीं था ना उनका प्रॉफिट कमाना। प्राइमरी तो यही था कि हम लोग क्या करते हैं, एक सोसाइटी फॉर्म करी हुई है, वहाँ से सोसाइटी से जो भी पैसा आता है या सोसाइटी के मेंबर्स जो पैसा पे करते हैं वो सोसाइटी में ही कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से वो जो रेंट मिला हम लोगों को, जो उस ग्राउंड से हम लोगों को रेंट मिला, वो भी इनकम हुई। लेकिन जो इनकम हुई, क्या वो हम ये कह दें कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ऐसे इनकम कमाना था या ऐसा किराया वसूलना था? नहीं। तो बस वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी खाली थी, सोसाइटी की प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने लेट आउट करी, वहाँ से एक रेंटल इनकम आई। उस रेंटल इनकम को वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि उसे कहीं भी कुछ भी लगा दिया, कहीं भी कुछ भी कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, अब बेटा ये किस फॉर्म में हम लोगों को मिल सकती है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, टेम्पल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार से सोसाइटी के अंदर काम कर रही है। ट्रस्ट फॉर्म भी होती हैं, सोसाइटीज़ होती हैं। अब कोई एग्जांपल लेते हैं जैसे स्कूल्स का। जैसे बेटा, हर स्कूल का मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं हो सकता। जैसे आप लोग कह रहे होगे, स्कूल से इतनी हाई फीस चार्ज कर रहे हैं हम लोगों से, तो ये प्रॉफिट तो है नहीं कमाते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। बेटा एग्जांपल लेते हैं गवर्नमेंट स्कूल का। क्या वो भी आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? बट उसके लिए वो एक बहुत ही नॉमिनल फी अमाउंट आप लोगों से चार्ज करते हैं। राइट,
तो आप लोगों को एजुकेशन मिल रही है बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे, जिसका अदरवाइज रेट बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो यहाँ तक? सिमिलरली हॉस्पिटल्स के अंदर भी बहुत ही कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो बड़ी ही नॉमिनल फ़ी आप लोगों से चार्ज करते हैं, लेकिन उसकी अगर फ़ी आप बाहर चेक करेंगे और हॉस्पिटल्स में चेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगी, राइट? तो ये भी सोसाइटी को एक तरीके से बेनिफिट पहुँचा रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं जिस प्रकार से हमें सोसाइटी में आजकल देखने को मिलते हैं। अब इंडिया के अंदर हम लोग कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस फॉर्म में स्ट्रक्चर अप कर सकते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटी सी बात यहाँ आप लोगों के सामने रखी है। मतलब ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, तो मुझे नेसेसिटी लगी कि ये बेसिक चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ। तो बेटा हमारे इंडिया के अंदर या तो ये सोसाइटी के फॉर्म में हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट, और ये कोई सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और कभी कभी स्पेशल लाइसेंसिंग भी हो जाती है, तो उसके थ्रू भी कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो सकती है, राइट? अब इसकी फॉर्मेशन पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बट ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली इंडिया के अंदर हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग अपनी कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी सोशल कॉज के लिए आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो वो इन कहीं ना कहीं इस दायरे के अंदर फिट होंगी। अब बात करते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। अब अकाउंटिंग में आप लोग क्या सीखोगे? एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग सीखेंगे, एक हम सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग सीखेंगे, एक हम कंज्यूमेबल आइटम सीखेंगे, एक हम इनकम और एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट होता है फाइनल अकाउंट्स में किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, वो हम टॉपिक पढ़ेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे इस चैप्टर को ख़त्म करते करते हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने सीखेंगे किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये बेसिक टॉपिक्स हम लोग कवर अप करेंगे अपने लेक्चर्स में। नाउ मैं कुछ और बातें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। बेटा जब कभी भी आप लोग फाइनल अकाउंट बनाओगे किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन कर रखा है कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो आप 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बना के आए थे, फाइनल अकाउंट्स बना के आए थे, उनमें और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स में हल्का सा स्लाइट डिफरेंस क्या है। सबसे पहले प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में यानी जो आप 11th में पढ़ के आए थे, उसमें आप लोग यूज करते थे ट्रायल बैलेंस को फॉर मेकिंग फाइनल अकाउंट्स, राइट? लेकिन आप 12th के अंदर यूज करने वाले हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सर क्या इसका मतलब ये है कि कोई नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रायल बनाती नहीं है? नहीं बेटा, मैं एक बात वेरी क्लियर कर दूं आप लोगों को, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ऐसी संस्थाएं जो छोटे स्केल पे काम कर रही हैं, जिनका कैपिटल अमाउंट बहुत छोटा है, वो बेसिकली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के अपने फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्टिल अकाउंटिंग अपनी प्रॉपर करते हैं, यानी दे डू देयर प्रॉपर अकाउंटिंग, उनके प्रॉपर जर्नल होते हैं, प्रॉपर लेजर्स होते हैं, प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बनता है, तो ट्रायल बैलेंस की मदद से वो फाइनल अकाउंट बनाते हैं। 12th के अंदर हम लोगों के पास ट्रायल बैलेंस नहीं रहेगा, तो मैंने यहाँ वो छोटा सा कंपेरिजन लिख दिया कि वहाँ आप ट्रायल यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ आप लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को यूज़ करने वाले हैं। रियल लाइफ के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी होता है, ट्रायल बैलेंसेस भी होते हैं, राइट? दूसरी चीज़, वहाँ आप ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, यहाँ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा हमारा पहला ही ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, सर्विसेज देना है। तो जब सर्विसेज देना है तो प्रॉफिट अर्न करना या लॉस होना ये कोई बात जायज़ नहीं लगती, राइट? तो इसलिए वो क्या यूज़ करते हैं वर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एज गुड एज ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है जो आप लोग 11th क्लास में सीख के आए थे। नाउ वहाँ पे आप लोग क्या निकालते थे, या तो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, राइट? लेकिन यहाँ आप लोगों का क्या निकल के आएगा, सरप्लस। यानी हम कभी भी प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी इनकम जितनी ज़्यादा होगी खर्चों से, वो मान लिया जाएगा हमारे पास क्या है, सरप्लस है। तो वहाँ क्या यूज़ करते थे आप लोग, क्या फाइंड आउट करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, लेकिन यहाँ आप क्या निकालोगे, सरप्लस। सिमिलरली वहाँ ग्रॉस लॉस और नेट लॉस निकालते थे, यहाँ ग्रॉस लॉस या नेट लॉस ना बोल के हम लोग डेफिसिट कहते हैं, दैट इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी खर्चे ज़्यादा हैं यदि इनकम से, तो मान लिया जाएगा वो क्या है आपका, डेफिसिट।
ट्रीटमेंट सेम होता है। प्रॉफिट आप ले जाके कैपिटल में ऐड कर देते थे, लॉस आप वहाँ ले जाके बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर देते थे। सिमिलरली सरप्लस हम ले जाएंगे बैलेंस शीट में और कैपिटल फंड में ऐड ऑन कर देंगे, और डेफिसिट हम कैपिटल फंड में ले जाएंगे और वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैं यहाँ तक समझ आता हूँ आप लोगों को? ठीक है, तो ये बेसिक मैंने चर्चा की किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक्स के ऊपर कि वो किस फॉर्म में होती हैं, क्या अकाउंटिंग हम सीखने वाले हैं। ये छोटा सा एक कंपैरिजन था। और अब अगला मुद्दा, सोर्सेज ऑफ इनकम। बेटा कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बिजनेस तो करती नहीं है, यानी इनका मेन सेल परचेज तो होता ही नहीं है। बेसिकली ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो बेटा जब कमाना ही नहीं है तो पैसा कहाँ से लाया जाए? तो इनके पास कुछ बेसिक सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू ये अपनी इनकम जनरेट करते हैं, यानी जहाँ से इनकी बेसिक फंडिंग आती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन, मेंबरशिप फी, सब्सक्रिप्शन, ग्रांट्स। अब डोनेशन क्या होती है? डोनेशन सिंपल वर्ड है दान। दान मतलब कोई दे के चला गया, वो आप लोगों ने यूज कर लिया। दान भी अलग अलग टाइप से हो सकता है। इट कैन बी फॉर स्पेसिफिक पर्पज और जनरल पर्पज। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने मंदिर को दान दिया भंडारे के लिए, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है फॉर भंडारा पर्पज। लेकिन अगर मैं जाऊं और सीधा मंदिर में दान दे दूं और रसीद कटवा लूं, उस पर कोई पर्पज ना हो, तो वो बेटा जनरल पर्पज डोनेशन होती है। वो कहीं भी यूज हो सकती है। स्पेसिफिक डोनेशंस और जनरल पर्पज डोनेशंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वो कहाँ कहाँ अकाउंटिंग उसकी कैसे कैसे चलती है, इस सब की चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर होने वाली है, राइट। उसके बाद मेंबरशिप फी। दूसरा तरीका क्या है? मेंबर्स बनाओ, यानी अपनी संस्था के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जोड़ो, जिसकी वजह से आप लोग उनसे पैसा कलेक्ट कर पाएँ और वो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन यूज कर पाए फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तीसरा है सब्सक्रिप्शन, चंदा। एज यूजुअल ये भी मेंबर से आता है। ग्रांट्स, कई बार गवर्नमेंट भी आप लोगों को ग्रांट देती है, कुछ बेनिफिट आप लोगों को देती है, तो हम बेसिकली उसको डिनोट करते हैं ग्रांट्स। तो ये कुछ सोर्सेज होते हैं इनकम के किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था हमारा छोटा सा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा। नेक्स्ट क्लास में मैं अपना पहला टॉपिक उठाऊंगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और कोशिश करेंगे हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी कर पाए, राइट। तो आज के लिए इतना ही है। ये प्लीज़ नोट डाउन कर लेना साफ साफ ढंग से। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बोला था कि प्रॉपर रजिस्टर लगा लेना, और होपफुली आप लोगों ने बना लिया होगा। और NCERT की वेबसाइट से प्लीज़, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कृपया करके वहाँ अपने मॉड्यूल्स अकाउंटेंसी के डाउनलोड कर लेना, राइट। तो इसको प्रॉपरली नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।